लगन अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करता था। 5 करोड़ की उसकी चमचमाती गाड़ी में जरा सी खरोच भी आ जाए तो वो दुनिया फाड़ देता था। पर आज आज तो उसकी सांस ही अटक गई थी। उसके सामने खड़ी थी लॉर्ड ड्रैगन, जिसे देखकर लग रहा था कि वो अभी अभी किसी युद्ध के मैदान से लौट रही हो। लगन गुस्से से चीखा, 5 करोड़ की गाड़ी खरीदी थी मैंने, क्या हालत करती तूने इसकी। लगन का गुस्सा आसमान छू रहा था। साथ में उसके गुंडे पीछे खड़े थे, वो भी मुट्ठी बांधे गालियां बक रहे थे, लेकिन वे उस पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो बड़े आराम से अपनी गाड़ी पार्क करके आ रहा था, जैसे दुनिया में कोई टेंशन ही ना हो। और उसकी इस हरकत से लगन और ज्यादा पागल हो रहा था। वो लॉर्ड ड्रैगन के पीछे गया और लात मारकर चिल्लाया, हरामी, माँ का बेटा है तो बाहर आ, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके गुंडे भी लगन के साथ जाकर खड़े हो गए और वेद को धमकियां देने लगे। तभी ब्रूम, लॉर्ड ड्रैगन के एग्जॉस्ट से ऐसा काला धुआं निकला कि सब के सब पल भर में काले भूत बन गए। धुआं इतना ज्यादा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई काला बादल फट गया। सारे गुंडे और लगन खांसते हुए, उल्टी करते हुए इधर उधर हटने लगे। सब पूरे काले भूत बन चुके थे, बस उनकी आंखों की सफेदी और दांत ही दिख रहे थे। ये कार है या कोई सदियों पुराना राक्षस? लोग काले धुएं को देखकर फुसफुसा रहे थे। लगन खांसते हुए फिर से लॉर्ड ड्रैगन के पास आया और बुरी तरह तिल मिलाया, बाहर निकल, तुझे तो आज तेरी नानी याद दिला कर रहूंगा। लगन चिल्ला ही रहा था कि तभी उसकी बहन माया आगे आई और तेज आवाज में बोली, बस करो, क्यों तमाशा बना रहे हो? पार्किंग तुमने छीनी थी, तुम्हारी गलती है। लगन बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हुआ, उल्टा चिल्लाया, इसने मेरी 5 करोड़ की गाड़ी तोड़ी है। लगन का बॉडीगार्ड भी आ गया और वेद की तरफ इशारा करके बोला, पैसे तो ये देगा, आप चिंता मत करो। वेद आराम से अपनी गाड़ी से बाहर आया। उसने उन सबकी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, उफ, नहा ही नहीं हो क्या पिछली होली से? कैसे काले भूत बन गए हो? लगन भड़क गया, बकवास मत कर, तूने जो रायता फैलाया है ना, उसे समेट, 5 करोड़ भर मेरे। वेद ने तुरंत बिना देरी किए अपनी जेब से एक कार्ड निकाल दिया और बोला, देखना जरा इसमें कितने पैसे हैं। सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वेद बिना आर्ग्यूमेंट के एक बार में ही कार्ड निकाल देगा। लगन ने तुरंत अपने एक गुंडे को इशारा किया। वो गुंडा फट से दूसरी गाड़ी से पीओएस मशीन लेकर आ गया। लगन कार्ड मशीन पकड़कर वेद की तरफ देखकर बोला, मुझे पता है इस कार्ड में कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 40-50 हजार होंगे। आज तेरी औकात बाहर आएगी। आसपास खड़े लोग लगन की बात पर हंस पड़े, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि वेद के पास हरजाना भरने जितने पैसे नहीं होंगे। वेद ने बड़े ही आराम से कहा, नहीं यार, इस वाले में ज्यादा नहीं है, बस यही कोई 20 अरब के करीब होंगे। ये सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सारी भीड़ किसी मुर्दे की तरह चुप हो गई थी। लगन के चेहरे की तो हवा ही उड़ गई, यहां तक कि माया भी जैसे पत्थर बन गई थी। 20 अरब? वेद ने कार्ड वापस लिया, जेब में रखा और बोला, लेकिन इससे तेरा हिसाब बराबर कहां हो पाएगा? तो फिर रहने देते हैं, तू अपने बड़बोलेपन से ही काम चला। लगन पागल हो उठा, क्या तू पैसे नहीं देगा? वेद मुड़कर जाने के लिए बढ़ा ही था कि अचानक लगन का बॉडीगार्ड बीच में आ गया और बोला, रुक, मेरे बॉस के आगे हीरो बन रहा है, बदतमीजी कर रहा है। तू जानता है मैं कौन हूं? मैं पुणे का। बेचारे ने बात पूरी भी नहीं की थी कि वेद ने धाड़ से उसके पेट में किक चढ़ दी। बॉडीगार्ड घुटनों पर जा गिरा। चिल्लाते हुए वो बोला, बात सुन तो लेता पूरी। भीड़ चौंक गई, सब एक एक कदम पीछे हट गए, लेकिन लगन भी अब थोड़ा सा डर गया था। उसकी कुछ आकड़ तो ढीली हो गई थी और उसी वक्त भीड़ में से 2 खूबसूरत लड़कियां दौड़ती हुई वहां आई और वेद की बांह पकड़कर बोली, हाँ बॉस, आप यहाँ हो, हम कब से आपका वेट कर रहे थे। वो दोनों लड़कियां ट्विन सिस्टर्स कृषा और कृति थी। दोनों को वहां वेद के बगल में देखकर कुछ लड़कों के दिल जल उठे, क्योंकि दोनों बहनें बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। माया उन्हें पहले से जानती थी। वो मुस्कुराते हुए आगे आई और दोनों बहनों को देखकर बोली, कंग्रेचुलेशंस, तुम दोनों ने ड्रीम मीडिया को टेक ओवर कर लिया है, मैंने सुना। दोनों बहनों ने स्माइल की और वेद को देखकर एक साथ बोली, हम तो बस नाम के हैं, असली ओनर तो ये खड़े हैं, हमारे बॉस मिस्टर वेद, ये हैं ड्रीम मीडिया के असली ओनर। माया की एक पल के लिए सांस अटक गई थी। वो वेद को देखकर बोली, तो तुम वही नए मीडिया टाइकून हो? माया को अब गिल्ट हो रहा था कि उन लोगों ने इतने बड़े आदमी से कैसे बदतमीजी से बात की। वो वेद की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, आई एम सॉरी मिस्टर वेद, मैं आपको पहचान नहीं पाई, प्लीज जो कुछ हुआ उसे माइंड मत करना, मुझे गिल्टी फील हो रहा है। आप प्लीज कल लंच पर आइए, मैं हम सबकी गलती कॉम्पनसेट करना चाहती हूँ। लेकिन वेद को लंच वंच में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने साफ शब्दों में बस इतना कहा, टाइम नहीं है। भीड़ में खड़े लोगों के दिमाग हिल गए कि वेद इतनी खूबसूरत लड़की का ऑफर कैसे मना कर सकता है। माया को अजीब तो लगा, पर उसके मन में चल रहा था, दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं जो मुझ पर फिदा नहीं हुआ। अभी भले ही तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, पर एक दिन तुम भी मुझ पर लट्टू हो जाओगे। माया दरअसल अपनी अदाओं से कई मर्दों को अपनी तरफ पहले अट्रैक्ट कर लेती थी, और जैसे ही वो मर्द उसके प्यार में पागल होने लगते, माया उन्हें छोड़ देती।
माया के लिए मर्द बस अपनी खूबसूरती टेस्ट करने का एक टूल थे। उसे मर्दों को अपने चार्म से पागल बनाना पसंद था, और यही वो वेद पर भी ट्राई कर रही थी। कल बिजी हो तो कोई नहीं, कब फ्री हो वो डेट बता दो, हम तब मिल लेंगे। पर वेद उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, क्योंकि वो माया जैसी लड़कियों की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था। तभी लगन प्यार पटकते हुए वेद से बोला, तू पैसे दे, फिर जहां लंच डिनर पर जाना है जा। कृषा ने लगन की तरफ देखकर पूछा, एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है बात करने का, और किस चीज के पैसे मांग रहे हो तुम? लगन ने खूबसूरत लड़की देखकर अपनी वॉल्यूम थोड़ी सी डाउन की और वेद की लॉर्ड ड्रैगन की तरफ इशारा करके बोला, ये खटारा गाड़ी ने मेरी पार्किंग की जगह ली और फिर मेरी 5 करोड़ की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, तो पैसा तो लूंगा ना मैं। कृषा गुस्से से भड़क गई, डम इंसान, तुम जिस लॉर्ड ड्रैगन को खटारा बोल रहे हो वो दुनिया में एक ही पीस है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सुन लोगे तो हिल जाओगे, 1 अरब से भी ऊपर की है उसकी कॉस्ट। लगन का दिमाग घूम गया, उसका चेहरा ऐसे हो गया जैसे उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो। और यही हालत पूरी भीड़ की भी थी। सब लॉर्ड ड्रैगन की कीमत सुनकर दंग रह गए थे। लगन के पैर कांपने लगे। अपनी ऑफ रोड रैप्टर को उसने हमेशा दुनिया का बादशाह समझा था। आज पहली बार उसे मालूम पड़ा कि उसकी गाड़ी तो लॉर्ड ड्रैगन के आगे खिलौना है। पर कुछ अकड़ उसमें अभी भी बाकी थी। वो वेद को देखकर चिल्लाया, होगी तेरी गाड़ी महंगी, पर तूने मेरी गाड़ी ठोकी है, मुझे उसका हर जाना चाहिए। कृषा और कृति कुछ बोलने ही वाले थे कि वेद ने दोनों का हाथ पकड़ा और बोला, नहीं दूंगा पैसे। ये कहते हुए वेद वहां से दोनों बहनों के साथ निकल गया। लोग हंसने लगे और लगन का चेहरा शर्म से सफेद पड़ गया। महाराजा मेंशन के अंदर एक शानदार हॉल चमक रहा था। सैकड़ों लोग, बड़े बड़े नाम, सब वहां उस दिन बस नेटवर्किंग के लिए आए थे। वेद वहां नेटवर्किंग के लिए नहीं बल्कि ड्रीम मीडिया का मालिक होने के नाते आया था। उसके मन में बस यही था कि लोगों को अपना चेहरा दिखा दूं कि असली बॉस कौन है। और दूसरा रीजन था खाना। दरअसल वेद आज दोपहर से ठीक से खा नहीं पाया था, इसलिए वेद का एक रीजन पार्टी में खाना भी था। जहां उस पार्टी में लोग स्टॉक मार्केट, क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंस की बातें कर रहे थे, वहीं वेद सिर्फ प्लेट ढूंढ रहा था। वो सीधे बुफे पर गया और 5 बड़े चिकन लेग पीसेस 2 मिनट में चट कर गया। एक टक्स पहने वेटर ने जब वेद को ऐसा खाते देखा तो वो हैरान रह गया और सोचने लगा, ये कौन सी गुफा से निकल कर आया है? इतनी क्लासी पार्टी में बस एक ही यही भिखमंगा लग रहा है। इतने में बगल की टेबल पर बैठे 2 लोग वेटर को आवाज देते हुए बोले, वेटर 2 ब्लड डायमंड लाओ। वेद चौंक गया, ब्लड डायमंड? ये क्या बोरिंग शराब पीते हैं लोग? वेटर ने वेद की बात सुन ली। वो तुरंत बोला, सर ये फेमस कॉकटेल है, लगता है आप यहाँ के लोकल नहीं हो, क्योंकि यहाँ के हर अपर क्लास की पहली पसंद ब्लड डायमंड ही है। वेद ने सिर हिलाया और बोला, ओह तो एक मेरे लिए भी ला, और सुन टिश्यू है? वेटर ने आंखें तरेरी और रेस्टरूम की तरफ इशारा करके बोला, टिश्यू नहीं है, आप रेस्टरूम में जा सकते हो, वहां मिल जाएगा। वेद रेस्टरूम की तरफ पीछे मुड़ा और तभी उसकी नजर पड़ी सब्रवाल परिवार पर। वेद की आंखों में अचानक एक चमक आ गई, आज मजा आने वाला है भिड़ो। दरअसल अमन के पिता धनंजय विदेश भाग गए थे, इसलिए अमन और सानिया वहां आए हुए थे। अमन सब्रवाल टाइट सूट में, साइड पार्टेड बालों के साथ पूरे हीरो वाले स्टाइल में बैठा था। उसका सूट भी कोई आम सूट नहीं था, बल्कि उसने वो कई लाखों का कस्टमाइज करवाया था। उसकी बहन सानिया सब्रवाल भी महंगे से गाउन में एटीट्यूड में बैठी हुई थी। अमन ने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, अरे पार्टी में आई हो, चेहरे पर थोड़ी स्माइल तो रखो। सानिया ने अमन की तरफ देखा और नाक सिकोड़ते हुए बोली, मुझे यहाँ आने का मन नहीं था, कहीं आज वो शैतान वेद यहाँ ना आ जाए। अमन ने तुरंत उसे रोक कर डांटा, बस करो, एक मामूली से लड़के से इतना डर गई? भूलो मत तुम सब्रवाल खानदान की लड़की हो। आज हमारे परिवार का इतना नाम है, इज्जत है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और अगर वो वेद आ भी गया तो क्या? ये मुंबई नहीं है, ये हमारी टेरिटरी है, यहाँ हमारा राज है। वो यहाँ हमारे सामने आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। बस उसकी बात पूरी हुई थी कि पीछे से उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, हाय ब्रदर, कैसे हो? बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। सानिया का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अभी जिस आदमी का नाम ले रही थी वो आ गया था। सानिया डर के मारे जम गई थी। उसे खबर मिली थी कि वेद जरूर आएगा, क्योंकि वो ड्रीम मीडिया का नया सीईओ था। और वही हुआ, वेद अब उसके सामने था। वो कुछ कदम चलकर आगे आया और उसने अमन को अपनी बाहों में जकड़ लिया। वेटर दंग रह गया कि यह देहाती जैसा दिखने वाला लड़का सब्रवाल परिवार की जान पहचान वाला निकला। वेद का हग अमन को इतना टाइट लग रहा था जैसे उसकी सांस ही रुक जाए। अमन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और चीखा, वेद दूर रहो मुझसे, हम दोस्त नहीं है जो गले लग रहे हो। अरे छोड़ो, दम घुट रहा है। वेद ने एक झटके में अमन को छोड़ दिया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अरे यार इतने टाइम बाद देख रहा हूं, तुझे काफी दुबला हो गया है तू, खाया पिया कर भाई, कुछ नहीं पता जिंदगी कब तक है, इसलिए ऐश कर, और कोई टेंशन है तो बता। अमन को वेद के इस फ्रेंडली बिहेवियर से चिढ़ हो रही थी। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, ये पुणे है, मुंबई नहीं है, यहाँ तू। अमन बोल ही रहा था कि वेद ने उसके गाल पर एक धप से थप्पड़ मार दिया और फिर हाथ झाड़ते हुए बोला, मच्छर बैठा था तेरे गाल पर। क्या यार, इतनी क्लासी जगह और मच्छर उड़ रहे हैं यहाँ पर।
उस थप्पड़ की आवाज से सब अमन को और वेद को देखने लगे। अमन ने सबकी तरफ देखा और उसकी नजरें अपने आप नीचे झुक गईं। उसका ईगो चूर चूर हो गया था। वो दांत पीसकर बोला, मैं तुझे जान से मार दूंगा। वेद ने तभी अमन को उंगली से इशारा किया, रुक, एक और मच्छर है, और फिर से उसने एक थप्पड़ उसे मार दिया। अब अमन लिटरली गिरने वाला था। उसका दिमाग फट चुका था। सानिया तुरंत सिचुएशन संभालते हुए आगे बोली, वो वेद, मैं कह रही थी कि वाओ, कितनी अच्छी बात है ना कि अब हम लोग पार्टनर्स हैं, हमारे भी शेयर्स हैं ड्रीम मीडिया में। वेद मुस्कुराया, हाँ हाँ पता है, तुम्हारी फैमिली के पास भी शेयर्स हैं, लेकिन असली बात यह है कि वो कंपनी तुम लोग सिर्फ व्हाइट मनी को ब्लैक करने के लिए यूज करते हो। ये सुनकर दोनों भाई बहनों का चेहरा सफेद पड़ गया। अमन चिल्लाया, बकवास बंद कर। वेद ने उसे इशारे से शांत होने को कहा और बोला, रिलैक्स, ये बात सिर्फ मुझे पता है, पुलिस को नहीं। अब हम पार्टनर्स हैं तो तुम लोग बेफिक्र होकर पैसा कमाओ। अमन ने वेद को गुस्से से घूरा और वो कुछ बोलने ही वाला था कि वेद ने उसे मच्छर बोलकर उसे एक और थप्पड़ मार दिया। अमन का गुस्सा फूटने को हो गया था कि तभी सानिया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और वेद को एक्सक्यूज मी बोलकर अमन को दूर ले गई। सानिया उसे कुछ समझाती उससे पहले ही वहां एक आदमी अपने हाथ में ड्रिंक लेकर आया और बोला, अरे अमन, यहाँ कोने में ऐसे उदास क्यों खड़े हो? सानिया ने उस आदमी की तरफ देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उमर भाई। अमन ने जैसे ही उमर को देखा वो तुरंत उसके गले लगा। तेरे भाई की इज्जत चली गई यार। उमर ने अपने ड्रिंक का सिप लिया ही था कि तुरंत उसे थूक दिया। अब की क्या बात कर रहा है, तेरी इज्जत चलेगी? कौन ले गया, कब? अमन चीखा, यार ब्रो नहीं यार, अभी मजाक नहीं। उमर ने अमन को देखा और पूछा, अरे तू सिर्फ बोल ना, किसने तेरी बेइज्जती की? किसकी इतनी हिम्मत? उसकी ऐसी तैसी करके रख दूंगा मैं, नाम बोल तू बस। अमन तुरंत बोला, वेद। ये कहते हुए अमन ने अपनी उंगली से दूर खड़े वेद की तरफ इशारा किया। उमर ने वेद की तरफ देखा और एक चमक उसकी आंखों में उतर गई। वो तीखी सी मुस्कान के साथ बोला, ओह तो ये है, इसने की है तेरी बेइज्जती। कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि ये यहाँ अपनी इज्जत कैसे बचाता है। क्या होगा आगे? क्या उमर और अमन मिलकर वेद के खिलाफ जाएंगे या उमर अकेले ही आगे बढ़ेगा? क्या होगा जब पार्टी एक फाइटिंग रिंग में बदल जाएगी? आखिर वेद के दिमाग में क्या है? क्या वेद को इन सब का पहले से ही अंदाजा था? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब अमन ने उमर को बताया था कि कैसे वेद ने उसे बेइज्जत किया, तो उमर ने वेद को तीखी नजरों से देखते हुए कहा, ओह ये इसने की है तेरी बेइज्जती? कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि इस पार्टी में खुद अपनी इज्जत कैसे बचाता है। और एक तीखी सी मुस्कान उमर के होठों पर फैल गई। ये देखकर सानिया ने तुरंत उमर से पूछा, भैया क्या आप वेद को जानते हो? उमर ने सिर हिला दिया, नहीं जानता। यही तो अजीब बात है, ऐसे गहरे गहरे लड़के ने तुम लोगों को परेशान कर दिया। अमन ने उमर का हाथ पकड़ा और बोला, ये जो वेद है ना, ये बिल्कुल तेरी तरह है। सुना है उसे खतरनाक मार्शल आर्ट्स आता है, मैं उसे अकेले नहीं हरा सकता, लेकिन भाई तू हरा सकता है। तेरे सामने तो वेद चींटी है, चींटी। उमर के चेहरे पर हल्की सी शेखी आई, पर उसने तुरंत उसे दबा दिया और बोला, दुनिया में कभी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए दोस्त। हो सकता है कोई मुझसे भी टैलेंटेड हो, लेकिन हम बचपन के दोस्त हैं, इसलिए तेरा झगड़ा मतलब मेरा झगड़ा। जिस वेद ने तुझे चिढ़ाया है उसका हिसाब मैं करूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी मुझे अपना पर्सनल काम निपटाना है। आज रात मैंने माया के लिए एक जबरदस्त गिफ्ट रेडी किया है। पूरा पुणे शहर जानता था कि उमर माया का सबसे बड़ा दीवाना था। वैसे तो माया के और भी आशिक थे, पर उमर की बात सबसे अलग थी। एक बार उमर ने माया की बस एक मुस्कुराहट पाने के लिए 100 मंजिला इमारत से छलांग मार दी थी। हालांकि उसके पास मौजूद पैराशूट था, लेकिन फिर भी उसका पागलपन सबसे अलग था। जयविलास ग्रुप ने तो उमर के इस पागलपन के चलते अपने बिल्डिंग के मेन गेट पर एक बोर्ड लगा दिया था, उमर और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। अमन भी उमर के इस प्यार को जानता था, लेकिन वो आज उमर को अपनी तरफ से बदला लेते देखना चाहता था। भाई तू ही है जो मेरी बेइज्जती का बदला ले सकता है। उमर ने भौहें सिकोड़ कर कहा, दूर हट, अजीब सी सोया सॉस की बदबू आ रही तुझसे, क्या खाया है तूने? अमन ने हाथ हटा लिया और बोला, कुछ नहीं खाया मैंने, तेरी नाक ही खराब है। उसी समय उमर की आंखें चमक उठी क्योंकि सामने से माया आ रही थी। उमर ने उसे देखते ही बोला, कहाँ थी तुम? कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा था। माया ने उमर को देखकर मुंह बना लिया। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। उमर तुरंत सेवा मोड में आ गया और बोला, अरे मान भी जाओ, सॉरी बोल दिया था ना मैंने। ये कहते हुए उमर ने माया का कोट अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे सूंघते हुए बोला, वाह कितनी शानदार खुशबू आ रही है, काश ये खुशबू हमें रोज नसीब हो। माया ब्लश करने लगी, उसके गाल लाल हो गए। छोड़ो मुझे, दो मेरा कोट, गंदा कर दोगे तुम। उमर वो कोट अपने गाल पर रखता हुआ बोला, गंदा हो जाएगा तो मैं नए खरीद दूंगा।
जितने बोलोगी उतने। माया ठंडी आवाज में बोली, क्यों, मैं खुद नहीं खरीद सकती? और सुनो, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, कि तुम बार बार फ्लर्ट मत किया करो। उधर अमन आगे बढ़ा। मिस माया, हेलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन आज आपकी स्किन अलग ही ग्लो मार रही है, दूर से ही चमक रही है आप। माया हंसी दबाते हुए बोली, अरे आप भी शुरू हो गए? ये उमार के साथ कम रहा करिए, बिगाड़ देगा आपको। अमन ने हंसते हुए माया की ओर हाथ बढ़ा दिया। माया भी आगे बढ़ी, उसने हाथ मिलाया पर तुरंत पीछे हट गई। ये कैसी बदबू है? अमन को शर्म आ गई। उसने देखा कि उसकी जैकेट पर जगह जगह ऑयल लगा हुआ था। अमन को याद आया कि वेद ने अभी उसे गले लगाया था। वो गुस्से से भड़क गया। वेद, तेरी तुम। तभी पीछे से आवाज आई, क्या हुआ अमन भाई, यार तुम मेरे बिना रह नहीं पाते। अमन सकपका गया। उसे लगा नहीं था कि उसकी आवाज वेद तक पहुंच जाएगी। वेद को वहां देखकर माया के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बोली, ओह, तो आप मिस्टर अमन के दोस्त हो? तो फिर तो हमें भी दोस्ती कर लेनी ही चाहिए, क्यों? ये कहकर माया ने वेद को आंख मार दी। उमार ने जैसे ही ये देखा, उसका मूड पूरा ऑफ हो गया। उसने माया का शरारती रूप पहले कभी नहीं देखा था। वेद मुस्कुराकर बोला, मैं तो मिस्टर अमन से दोस्ती करना चाहता हूं, पर ये भाई साहब तो मुझे भाव ही नहीं देते, है ना अमन जी? अमन अंदर से डर रहा था, लेकिन दिखावा कर रहा था जैसे कुछ सुना ही ना हो, और बहाने बनाकर बोला, अरे सानिया, सानिया कहाँ गई? मैं उसे देखता हूं। ये कहकर अमन तुरंत वहां से निकल गया। वेद भी अमन को आवाज देते हुए बोला, अरे मैं भी आता हूं ढूंढने, तुम्हारी बहन मतलब मेरी बहन। और वेद भी अमन के पीछे जाने लगा। माया खड़ी की खड़ी रह गई। उसका चेहरा कड़क हो गया। ये लड़का मुझे इग्नोर कर रहा है। तभी उमार को कुछ याद आया और उसने तुरंत वेद का रास्ता रोक लिया। तुम्हारा नाम ही वेद है? वेद ने उमार को ना बोलकर उसका हाथ हटाया और आगे बढ़ गया। उमार हक्का बक्का रह गया। यही तो था शायद। अंदर वेद अमन के पीछे जा रहा था और पल भर में अमन जैसे गायब हो गया था। वेद को अमन और सानिया दोनों ही कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो मन ही मन बोला, अरे यार, सोचा था इन दोनों भाई बहन के साथ फन करूंगा, पर ये तो भागते फिर रहे हैं। अब करूं क्या मैं? इस बोरिंग पार्टी में कृति और कृष्णा मुझे जाने भी नहीं देंगे। वेद ने बोर होकर कियारा को वीडियो कॉल लगा लिया। कियारा हल्के पिंक कलर के कपड़ों में लाइट मेकअप करके बैठी थी। वेद ने हैरान होकर मन में सोचा, ये तैयार क्यों हुई है? कियारा ने बोला, तुम पार्टी में पहुंच गए, कैसा लग रहा है? वेद ने कैमरा घुमाकर कियारा को पार्टी का विजुअल दिया, फिर पूछा, तुम कहीं बाहर से आई हो? वो बोली, हाँ, बाहर डिनर करके आई हूँ। वेद चौंक गया। इसके पैर घर पर नहीं टिकते। वो बोला, किसके साथ गई थी? कियारा इस बात पर थोड़ा सा हिचकिचा गई। उसने अपना गला साफ किया और बोली, था कोई दोस्त। अरे सुनो, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वेद ने तुरंत पूछा, गिफ्ट मेरे लिए? क्या है? कियारा मुस्कुराई, सीक्रेट है, चलो बता देती हूँ। वो मैंने सन बिल्डिंग और रॉयल क्लब दोनों बेच दिए। कल पूरा अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। कियारा की बात का सीधा मतलब था कि अब सन ग्रुप पूरी तरह दिल्ली से बाहर हो गया। दरअसल अपनी जान बचाने के लिए धनंजय सबरवाल ने सन बिल्डिंग और रॉयल क्लब दोनों 5 अरब में वेद को दे दिए थे, और वेद ने यह सारी प्रॉपर्टी कियारा को सौंप दी थी ताकि वो पूरी तरह उन्हें संभाले और उन्हें और बड़े लेवल तक पहुंचाए। पर कियारा ने अलग दिमाग लगाकर सब कुछ बेच ही दिया था, और इस आइडिया के पीछे कोई और नहीं बल्कि रोहित ही था। वेद हैरान था। उसने पूछा, ये सब क्यों बेच दिया? कितना पैसा कमा सकते थे हम, और अब बेच ही दिया है तो इन्वेस्ट करो ना, हमारी ही कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। कियारा ने कंधे उचकाकर कहा, मतलब नहीं बनता। पहली बात, ये सब तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मैं नहीं चाहती क्योंकि कंपनी में तुम्हारे पैसे जरूरत से ज्यादा घुसे। लोग सोचेंगे कि मैं निकम्मी हूँ। सारा पैसा तुम्हारा ही है। और दूसरी बात, सन बिल्डिंग हाईटेक जोन में है। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट तो वैसे ही ठंडा पड़ा है क्योंकि डेवलपमेंट तो साउथ डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। मेरी रिसर्च कहती है कि ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का रेट 2 साल में और गिरने वाला है, इसलिए अभी बेच दी ताकि बढ़िया पैसा आ जाए। और रॉयल क्लब में एक साथ 3-3 नाइट क्लब खुल गए। रेनोवेशन, इक्विपमेंट, सब पर भारी पैसा लगता है। सीधे तरीके से इसमें कोई मुश्किल है तो छोड़ ही देते हैं, फालतू ब्लैक कामों में क्यों घुसे। वेद ने ध्यान से सोचा और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि कियारा बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि उन्हें क्लब से पैसा कमाने के लिए हाथ काले करने ही पड़ते। बिना गलत तरीके अपनाए वहां से पैसा कमाना मुश्किल था। इसलिए वेद को कियारा का डिसीजन सही लगा। वो जानता था कि उसकी बीवी कितनी भी मासूम दिखे, पर उसमें दिमाग बहुत है, क्योंकि 18 साल की उम्र में अपने माँ बाप को छोड़ी हुई कंपनी संभालना कोई खेल नहीं था। लोग जिस उम्र में कॉलेज, मस्ती और पढ़ाई में लगे रहते थे, उस उम्र में कियारा सेकेंड ईयर ड्रॉप करके सीधे बिजनेस संभालने उतर गई थी। ऊपर से उसके दूसरे और चौथे चाचा, जो उसकी कंपनी को हड़पने के लिए तैयार बैठे थे। 4-5 साल तक उस टॉक्सिक माहौल में टिके रहना भी कोई छोटी बात नहीं थी। और यही सब जानकर वेद ने जब से कियारा को अपना माना था,
उसने तय कर लिया था कि अब उसे कभी दुखी नहीं होने देगा। इसलिए वेद कियारा के सामने ना के बराबर गुस्सा होता था और जितना हो सकता है उतना उसे खुश करने में लगा रहता था। वेद को एहसास था कि कियारा भी उसे अब पसंद करने लगी है, वो वेद के साथ जुड़ने लगी है। वेद कियारा के साथ वीडियो कॉल पर बात कर ही रहा था और ऊपर फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में लगन नहाकर फ्रेश होकर खड़ा हुआ था। उसकी आंखें बाज की तरह हर जगह टिकी हुई थी। तभी उसका एक जानकार अभिनंदन मुस्कुराते हुए वहां आया। अरे कश्यप साहब, कितने दिनों बाद मिले हो, क्या हुआ? ये तुम्हारा मुंह क्यों उतरा उतरा सा है? लगन दांत पीसते हुए बोला, भाई अभिनंदन, ये बताओ पहले उमार को देखा है? अभिनंदन हंसते हुए बोला, पूछने की क्या जरूरत है, अपनी बहन को ढूंढो, उसी के साथ होगा वो। ऐसे मैंने सुना कि किसी से पंगा हुआ है तुम्हारा अभी। कौन है वो बंदा? लगन मुंह बनाकर बोला, वेद नाम है आरामी का। अरे यार, तुम उसे जानते होगे शायद, ड्रीम मीडिया वाला जो फिल्म सिटी में इन्वेस्टर है। वेद? अभिनंदन चौंक गया। उससे पंगा क्यों लिया? लगन फट पड़ा, उसने मेरी रैप्टर गाड़ी का कचरा बना दिया। अभिनंदन ने कहा, अरे गाड़ी ही तो है, नहीं ले लेना, जिंदगी ज्यादा जरूरी है, उससे दुश्मनी मत लेना भाई, मौका मिले तो उससे बात करके मामला रफा दफा कर देना। लगन गुस्से से कहा, अगर हम गाड़ी होती तो छोड़ देता, ये ग्लोबल कस्टम मॉडल है, मुझे 5 करोड़ में पड़ी है, अब रिपेयर के भी करोड़ों लगेंगे, मैं तो उसका गर्दन मरोड़ दूं, जरा सामने तो आ जाए। अभिनंदन दंग रह गया। जो भी है, पर मैं तो यही कहूंगा कि उससे टक्कर मत लेना। अरे देखो, वो रहा उमार। लगन ने अभिनंदन को इशारे की तरफ देखा। स्टेज के पास उमार 2 गिफ्ट बैग पकड़े हुए खड़ा था, वो सब माया को मिले हुए गिफ्ट से। लगन बड़बड़ाया, क्या बेवकूफ लोग हैं, बहन का बर्थडे अगले महीने है और अभी से गिफ्ट दिए जा रहे हैं। इतने गिफ्ट्स हो गए हैं कि उसके कमरे में जगह ही नहीं बची। 10-10 हजार के टेडी बियर तो वह कूड़े में फेंक देती है। उधर माया भी परेशान होकर बोली, प्लीज आप लोग मुझे थोड़ी प्राइवेसी दीजिए, मैं यहाँ आज कोई स्टार बनकर नहीं आई हूँ, आप लोग जाकर दूसरे लोगों से भी मिलो। उमार ने हंसकर कहा, तुम्हारे जितना कोई खूबसूरत नहीं है, इसलिए सब तुमसे ही चिपके हुए हैं। पर एक बात बोलूं, तुम गिफ्ट्स लो, लेकिन सस्ते वाले नहीं। ये सस्ते वाले उठाते हुए मुझे भी शर्म आती है। माया ने उसे घूर कर देखा और कहा, गिफ्ट छोटा बड़ा नहीं होता, नियत बड़ी होती है। किसी ने दिल से कुछ दिया है वो काफी है, वरना कुछ लोग तो कहते फिरते हैं कि बहुत प्यार करते हैं पर दिखाते कुछ नहीं है। उमार समझ गया कि माया उसे ताना मार रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे लाया हूं मैं भी गिफ्ट, लेकिन यहां नहीं दिखाया, बाद में दूंगा। तुम थक गई हो तो ऊपर चले, व्यूइंग बॉक्स में, वहां से पूरा हॉल तुम्हें देखेगा, मस्त लाइमलाइट मिलेगी। माया को पता था कि वो ऊपर वाला बॉक्स सबसे हाईलाइटेड जगहों में से एक है। वो घूमकर बोली, फोकस में रहो या नहीं, मुझे तो बस आराम चाहिए, चलो ऊपर चलते हैं। ये कहकर माया और उमार ऊपर की ओर निकल गए। बाकी नीचे पार्टी में सोशलाइजिंग ट्विन सिस्टर्स संभाल रही थी, क्योंकि वेद से वो सब नहीं होता था। वो तो बस वीडियो कॉल करके आराम से कियारा से बात कर रहा था। दिलचस्प बात यह थी कि भले ही दोनों आमने सामने ठीक से बात ना करते हों और एक दूसरे को छेड़ते रहते हों, लेकिन वीडियो कॉल पर दोनों अलग अलग टॉपिक्स पर आराम से अच्छी बातें कर रहे थे। वेद ऊपर व्यूइंग बॉक्स के पास खड़ा होकर ही कियारा से बात कर रहा था। जब उमार और माया उसके पास से गुजरे, माया ने वेद को एक प्यारी सी छेड़छाड़ वाली नजर से देखा और वो उसे हाय बोलने का सोच रही थी, लेकिन वेद तुरंत मुड़ गया और कियारा से बातों में डूबा रहा। माया को झटका लगा, इस हरामी ने मुझे फिर इग्नोर किया, ये किससे बात कर रहा है इतना मुस्कुरा के? माया ने वहां रुककर वेद की स्क्रीन की ओर देखने की कोशिश की, पर उसे ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था। पर उसे वेद की बात करने के अंदाज से इतना जरूर समझ आ रहा था कि वो किसी लड़की से बात कर रहा है। ओह, तो ये उतना ईगोइस्टिक भी नहीं है, ये तो लड़कियों से मीठी मीठी बातें भी कर लेता है। और पता नहीं कैसे, लेकिन माया के दिल में एक कसक उठ गई, एक अजीब सी जलन। वो खुद भी चौंक गई, मुझे क्यों बुरा फील हो रहा है, मैं जेलस फील क्यों कर रही हूँ? नो। उमार अब माया के इस तरह रुककर वेद को देखने से इरिटेट हो रहा था। उसने गिफ्ट बैग नीचे रखा और बोला, माया अंदर बॉक्स में बैठकर आराम करो पहले। उसने माया को अंदर बॉक्स में भेजा और उसे बैठा दिया। अब माया को उस जगह से हर कोई देख पा रहा था और सबकी आंखें उस पर अटक चुकी थी, इसलिए धीरे धीरे वहां बॉक्स की अलग लाइन लगने लगी। लोग हाथों में गिफ्ट लेकर ऊपर चढ़ने लगे। सब माया पर अपना इंप्रेशन जमाने में लगे थे। माया बेबस चुपचाप मुस्कुराते हुए बैठी थी। वो गिफ्ट नहीं लेना चाहती थी, पर मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए बस मुस्कुराकर थैंक यू बोले जा रही थी। कई लड़के बड़े गिफ्ट बॉक्स लेकर वेद के पास खड़े थे और उसकी फोन पर फ्लर्टी आवाज सुनकर चिढ़ रहे थे। यार, सामने पुणे की सबसे सुंदर लड़की बैठी है और ये पता नहीं कौन सी छिपकली पर चिपका हुआ है।
तभी एक लंबा लड़का वेद की ओर बढ़कर बोला, ओए जरा उधर जाकर बात कर, यहाँ रास्ता मत रोक। वेद ने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर एक नजर मारी और बिना कुछ कहे दूसरी तरफ मुड़ गया। पास खड़ा छोटे बालों वाला लड़का भी बोला, भाई हम सब माया को पास से देखने के लिए मर रहे हैं और तुझे उससे मतलब ही नहीं है। तुझे वो खूबसूरत नहीं लगती क्या? ठीक ठाक लगती है, वेद ने बोला और वापस कॉल पर बिजी हो गया। सबके होश उड़ गए क्योंकि उनके लिए तो माया किसी परी से कम नहीं थी। लंबा लड़का लाइन से हटकर वेद के पास आया और बोला, भाई तुझे माया ठीक ठाक लगती है? तूने उससे भी कोई सुंदर लड़की देखी है क्या? वेद ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ हम हर रोज एक दूसरे को देखते हैं। लंबे लड़के और छोटे बाल वाले लड़के की आंख फट गई। दोनों ने एक साथ पूछा, क्या, कौन है वो? वेद ने अपने फोन की तरफ इशारा किया और बोला, मेरी बीवी। दोनों लड़के एक साथ हंस पड़े। अबे जाना, दारू पी कर आया है क्या? तेरी बीवी हमारी माया की नौकरानी भी नहीं बन सकती। क्या करेगा वेद आगे? क्या वेद उन लड़कों को माफ कर देगा या उनकी धुलाई करेगा? क्या होगा जब उमार और लगन भी वहां पहुंच जाएंगे? क्या कोई बहुत बड़ी लड़ाई वेद का इंतजार कर रही है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।